हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन पाठक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पाठक फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम एनसीईआरटी का क्लास 12th का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहली यूनिट है बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आज के दिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स हमें बहुत इजी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत मजेदार लगेगी अगर हम बस थोड़ी सी बात का ध्यान रखें कि फिजिक्स को कभी भी हमें जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। जब भी आप फिजिक्स को पढ़िए, डिटेल्ड कंसेप्ट के साथ पढ़िए और टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करके, क्लियरिटी के साथ समझिए। आपको फिजिक्स में मजा आने लगेगा, क्योंकि फिजिक्स यूनिवर्स का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप सबसे अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ हम जहां देखें हमें फिजिक्स दिखाई देती है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज हमारा क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, चैप्टर जो है हमारा उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली एक फिजिक्स के किस ब्रांच का टॉपिक है। तो बच्चों, फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बच्चों, बेसिकली ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज the branch of physics, the branch of physics that deals with the study of electric and magnetic properties, electric and magnetic properties of any मैटर। कहने का मतलब क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो कोई सा भी सब्सटेंस हो, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर के कोई भी एक बड़ा मैटर हो, उन सब की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से जो डील करता है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, एक बात और समझ लो आप, अगर आप लोगों ने 11th क्लास ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा हमारे यूनिवर्स में टोटल 4 नेचुरल फोर्सेस होते हैं। 4 नेचुरल फोर्सेस में जो सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी हम इस पूरे यूनिट में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी फर्दर 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं सर? तो इसके 2 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला पार्ट आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या फिर कह लो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with study of electric charges at rest। अच्छा, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये डील करता है उन चार्जेस के साथ जो चार्जेस किसमें, रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है चार्ज की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। अब आप में से कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो बता दो चार्ज क्या होता है। तो चार्ज की चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद, चार्ज क्या होता है, उससे पहले ये बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी 0 है। अच्छा सर, सेकंड पार्ट कौन सा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सेकंड पार्ट है उसे हम कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है बेसिकली वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with study of moving charges, या फिर आप कह सकते हो the study of charges
इन मोशन, है ना। मतलब कि यहां पर जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम उस चार्ज की बात कर रहे थे जिसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब जो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम उन चार्जेस की बात करेंगे जो अपनी जगह से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब मोशन में। अच्छा, मोशन दो तरह के हो सकते हैं, रेस्ट तो रेस्ट ही होगा, लेकिन मोशन दो तरीके के हो सकते हैं, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। दोनों की चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हमारे 12th के सिलेबस में है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी हमारे 12th के सिलेबस में है। क्या क्या पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनमें जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो कौन सा है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वेयर एज जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम काफी सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में पढ़ेंगे हम मैग्नेटिज्म के हमारे दो बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। मैग्नेटिज्म के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमारा सिलेबस हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रोडायनेमिक का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, मिला के हमारी पूरी ब्रांच हो जाएगी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो तो बच्चों अब हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो सबसे पहला बच्चों हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी को ये याद करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। चलिए, तो अब बच्चों इस चैप्टर का हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्टार्ट हो रही है, इसलिए अब बच्चे सब जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल फोकस हो जाएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है it is the intrinsic property of any matter, intrinsic property of any matter due to which it can exert or experience the effect of electric and magnetic फील्ड। बहुत शानदार डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कि चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अरे सर ये नया शब्द सुन लिया आपसे, इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक का बच्चों सिंपल भाषा में मतलब होता है मोस्ट फंडामेंटल। मोस्ट फंडामेंटल का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो कहीं बाहर से नहीं आएगी, मतलब वो प्रॉपर्टी किसी गेन नहीं करनी पड़ती है किसी को, जो प्रॉपर्टी अपने आप से ही किसी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मान लो मेरे पास पार्टिकल है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो ये मैटर है, और मैटर के अंदर जिस तरीके से मास होता है, अगर कोई मैटर है तो उसमें मास होगा ही होगा। तो मास क्या है? मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वैसे ही चार्ज भी क्या है? मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर मैटर है तो उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा। अच्छा, आगे की डेफिनेशन समझते हैं। ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट और एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज है तो ही कोई ऑब्जेक्ट या मैटर या पार्टिकल या बॉडी
इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स को या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स को क्या कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है। चार्ज के बिना ये पॉसिबल नहीं है और ना चार्ज के बिना मैटर का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चार्जेस जो हैं उसको किससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले एक चीज और आप देख लो, जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्जेस को हम किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से। अच्छा, कैपिटल क्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली जब हम किसी बॉडी के टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं तो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और जब हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं या पॉइंट चार्ज की बात करते हैं या डेसिग्नेटेड चार्ज की बात करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, स्मॉल क्यू को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब एक सरकारी टाइप की बात जो लगभग आपको, आप में से सभी को पता है, क्या पता है कि चार्जेस जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस होते हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं। कौन सा, पहला आपका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। सर चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोलते हैं, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो, दुनिया में किसी भी दो ऑपोजिट चीजों को डिनोट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। किसी भी दो ऑपोजिट चीज को दिखाना है तो सबसे सिंपल जो चीज हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब समझने वाली यहां पर यह बात आ जाती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे होते हैं। देखो, पॉजिटिव जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, जो किसी भी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज होता है वो आता है बॉडी के ऊपर ड्यू टू प्रोटॉन्स, और किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है ये आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन्स की वजह से, और बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझते हैं। जो किसी भी बॉडी का प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है अभी आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो समझने वाली बात है कि इन दोनों पार्टिकल्स का, दोनों फंडामेंटल छोटे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के बेसिक पार्टिकल होते हैं और दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ये सिंबल का फर्क है, मतलब नेचर का फर्क है। और चार्जेस के रेस्पेक्ट में हम नेचर को एक वर्ड से डिनोट करते हैं विच इज पोलैरिटी। किससे डिनोट करते हैं, पोलैरिटी। पोलैरिटी का बेसिकली मतलब होता है नेचर, पोलैरिटी का मतलब होता है नेचर, और यही नेचर दो तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दो चीजें हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर ऑपोजिट है, जिस वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब ये जो दो तरह के चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कहा गया है तो समझ में आ गया। अब देखिए जरा कि यहां पर जो कोई भी मेरे पास एटम है, मान लो मेरे पास एक एटम है, जनरल कंडीशन में, जनरली किसी भी कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या आपके पास कोई भी पार्टिकल है या आपके पास कोई भी बॉडी है, वो जनरल कंडीशन में हमेशा कैसी रहती है, न्यूट्रल रहती है। कैसी रहती है, न्यूट्रल। न्यूट्रल रहने का मतलब है कि उस बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अच्छा, कोई भी चार्ज ना होने से क्या मतलब है, बॉडी पर कोई भी चार्ज ना होने से मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर क्यों है, क्योंकि जनरल कंडीशन में किसी भी बॉडी के ऊपर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बाहर ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो अगर बराबर नंबर में है, मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास जो बॉडी बचती है वो बॉडी कैसी बचती है, न्यूट्रल। तो जनरल स्टेट में सबके सब बॉडी जो है वो न्यूट्रल होते हैं। अब मान लो
कोई बॉडी है मेरे पास जिसके पास x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी तो बराबर थे। ये बॉडी कैसी थी? न्यूट्रल। बॉडी कैसी थी? न्यूट्रल। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैंने एनर्जी दी। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि बीच में मान लो ये इस तरह का आपका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में यहां पर मैंने जो डार्क कर दिए ये न्यूट्रॉन्स हैं, बाकी प्रोटॉन्स हैं, और बाहर इस तरीके से आपके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको एनर्जी दी। क्या दी? एनर्जी। आपको अच्छी तरीके से पता है जब भी हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? फ्री हो गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बॉडी से निकल गया। मतलब पहले तो बॉडी के ऊपर x प्रोटॉन थे और x इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल थी, लेकिन एनर्जी देके मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, तो अब बॉडी के पास ज्यादा क्या बच गए? बॉडी के पास ज्यादा बच गए प्रोटॉन्स। बॉडी के पास ज्यादा प्रोटॉन्स बच गए, तो बॉडी के पास जैसे ही ज्यादा प्रोटॉन बचेंगे इसका मतलब बॉडी कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। वही अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे देते, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता? गेन कर लेता, तो ज्यादा नंबर किसके हो जाते? इलेक्ट्रॉन्स के, तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती? नेगेटिवली चार्ज। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बात जो हमारे को समझनी है, अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया ये बात, तो नेक्स्ट बात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, चार्जेस अकर्स ऑन द बॉडी, चार्जेस अकर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू misbalance in नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी बॉडी पे जो चार्जेस अकर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अगर मिसबैलेंस हो जाए किसके नंबर में? इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से, तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली। अगर प्रोटॉन का जो नंबर है वो ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से, तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, कोई अगर याद करना चाहता है तो आप उसके लिए इंडिकेशन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मुझे लगता है ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो बच्चों हमारा इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है कि हम ये समझेंगे कि जो चार्जेस हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या समझेंगे? चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज रह गई, इससे पहले हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या समझेंगे? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है बेसिकली डिवाइस है। क्या है? डिवाइस। इट इज अ device which is used to determine the presence of charge, used to determine the presence of charge। क्या डिटरमाइन करने के काम में आता है? चार्ज की प्रेजेंस, है ना। अब चार्ज की प्रेजेंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे जरा उसको ध्यान से समझो। इसको बनाने के लिए आप इस तरीके का एक कंटेनर लेते हो। इस कंटेनर के अंदर, ये बेसिकली ग्लास का कंटेनर होता है, एक कंडक्टर डालते हो आप। इस कंडक्टर के नीचे आप इस तरीके से 2 गोल्ड की लीव्स लगा देते हो। 2 गोल्ड की क्या लगा देते हो? लीव्स। ये गुड कंडक्टर का बना हुआ होना चाहिए। और इसके ऊपर वाले पार्ट पे इस तरीके का मेटेलिक बॉल हम लगा देते हैं, जो कि ये भी अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। बस ये बन गया आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, ये आपका क्या है? ये आपका मेटल की रॉड है, मेटल रॉड विच मस्ट बी मेड विथ गुड कंडक्टर। ये जो है आपके ये पेयर ऑफ गोल्ड लीव्स है। अच्छा, एक सवाल कईयों के मन में आ रहा होगा कि सर गोल्ड लीफ ही क्यों लिया है, इसकी जगह एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक भी ले सकते थे। देखो, गोल्ड लेने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि गोल्ड बहुत डक्टाइल होता है, बहुत पतली पतली शीट जो है इससे आप बना सकते हो, है ना। तो अब क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक बॉडी है ना, ये बॉडी है और इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब ला करके मैं इस बॉडी को यहां टच करूंगा।
अब जैसे ही मैं इस बॉडी को ला करके टच करूंगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये बॉडी तो पहले रॉड तो पहले न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लाके टच करूंगा तो आपको पता है लाइक चार्जेस जो होते हैं, है ना, जो लाइक चार्जेस होते हैं, देख लो एक बार, जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे लाइक चार्जेस का मतलब है मान लो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस जैसे एक नेगेटिव चार्ज हो एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये दोनों जो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट। तो सेम यहाँ पे होगा, ये बॉडी न्यूट्रल थी, मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा तो ऊपर तो सारे नेगेटिव इकट्ठा हो जाएंगे, नीचे कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव, ये गोल्ड लीफ में भी पॉजिटिव जाएंगे, ये गोल्ड लीफ में भी पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले रिपेल हो गए। जैसे ही ये गोल्ड लीफ में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जाएंगे तो अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि दोनों अगर पॉजिटिव हो तो रिपल्शन होगा, तो इस गोल्ड लीफ के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जैसे ही गोल्ड लीफ रिपेल की वैसे ही मुझे पता चल गया कि भैया जो बॉडी मैंने टच की है ये बॉडी कैसी है, चार्ज्ड है। वही अगर मैंने कोई न्यूट्रल बॉडी टच की होती, न्यूट्रल बॉडी टच की होती तो ये गोल्ड लीफ में डिफ्लेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रल अगर होता तो ना तो अट्रैक्शन होता ना रिपल्शन, क्योंकि दोनों ही बॉडी न्यूट्रल रहती। वही अगर नेगेटिव चार्ज लाते तो ऊपर आ जाते पॉजिटिव चार्जेस, नीचे कौन चले जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस, फिर भी गोल्ड की लीव्स में सेम चार्जेस जाते हैं, फिर भी क्या होता है, रिपल्शन। अच्छा, इससे एक चीज और पता लगती है, रिपल्शन का एंगल जितना ज्यादा होगा, गोल्ड लीफ जितनी ज्यादा रिपेल करेंगी, मतलब चार्ज की इंटेंसिटी इस बॉडी पे उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जो चार्ज, जो आपकी गोल्ड की लीफ है, जितनी ज्यादा एक दूसरे से दूर जा रही है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज या उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी का चार्ज इस बॉडी पे प्रेजेंट है। अच्छा, क्या पता नहीं लगता है सर, तो ध्यान रखिएगा, बाय द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वी कैन नॉट determine the type of charge, या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हो पोलैरिटी ऑफ चार्ज। गोल्ड लीफ के इलेक्ट्रोस्कोप को देखकर आप चार्ज की पोलैरिटी या टाइप को नहीं बता सकते। क्यों, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो भी रिपेल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो भी रिपेल होगा, इस वजह से टाइप तो आप नहीं बता पाओगे, सिर्फ ये बता पाओगे कि बॉडी जो है आपकी वो चार्ज है। ठीक है, क्लियर हो गई बात अच्छी तरीके से, यहां तक कोई दिक्कत? एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट चीज, अगर हमें यहां तक क्लियर है तो हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि कहां पे, अगर कोई मेरे पास बॉडी है, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, वो बॉडी सिमेट्रिक है। कैसी बॉडी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने का मतलब होता है कि बॉडी जो है आपकी वो हर तरफ से इवन शेप की है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्फेयर लिया जिसका रेडियस आर है, अब मैं किसी भी पॉइंट पे चेक करूंगा तो इसका रेडियस मुझे आर ही मिलेगा, कहीं भी देखूंगा मुझे रेडियस आर मिलेगा। मतलब ये जो स्फेयर है ना, ये स्फेयर आपका सिमेट्रिक शेप का है। अगर सिमेट्रिक शेप होने के साथ साथ ये कंडक्टर हो, कैसा हो, कंडक्टर। सिमेट्रिक शेप का होने के साथ साथ अगर ये आपका क्या हो, कंडक्टर, तो जैसे ही मैं इस पे चार्ज ड्रॉप करूंगा, पूरा का पूरा चार्ज जो है इसके सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इवनली। ठीक है, पूरा का पूरा जो चार्ज है इसके सरफेस पे इवनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हम कहेंगे कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी हैज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब चार्ज की डेंसिटी सेम है। चार्ज की डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई बॉडी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे बहुत काम आने वाला है ये। अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक है तो उसका सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर कोई बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिक है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद अगली चीज देखो, मान लो कोई बॉडी ऐसी है जो सिमेट्रिक नहीं है। मान लो यहाँ इस तरह की कोई बॉडी है, अब ये बॉडी जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो जहां पे सिमेट्रिक नहीं है तो इस जगह पे जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता लगेंगे, जिस भी जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है वहां छोटा सा ऐसे स्फीयर हम
स्फीयर मान लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे स्मॉल r रेडियस है और यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा होंगे, यहाँ चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्फीयर बनाऊंगा तो यहाँ पे ये छोटा आएगा, छोटा आएगा। तो जिस जगह की रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी होती है वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस जगह का रेडियस बड़ा होता है वहां चार्ज की डेंसिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी यानी सिग्मा की वैल्यू होगी वो कम होगी, लो होगी, और यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? हाई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, शेप हमारा कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो इससे हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। मतलब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बच्चों उसमें हम बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चार्ज की मेन चार प्रॉपर्टीज होती है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप ये जितना भी हमने पढ़ा है आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको ठीक से पढ़ के तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ठीक है बच्चों।